खान साहब सही होंगे तो बाकी सारी चीज़ें सही होंगी। अभी बुज़दार साहब जो सीएम पंजाब हैं, उनके बड़े ही करीबी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जिनको टीके के नाम से, ताहिर खुर्शीद साहब के नाम से जाना जाता है, वो नैब के रडार में आ गए हैं। कहा यह जाता है कि बुज़दार साहब के बड़े करीबी हैं। तो खान साहब ने कभी यहाँ पंजाब के अंदर बुज़दार साहब को नहीं कहा कि अपने इर्द गिर्द जो करप्ट लोग हैं उनको साइड पे करें आप, या एटलीस्ट जिनके ऊपर इबाम है? देखें, अगर किसी को कोई नोटिस जारी होता है तो अल्टीमेटली जो है वो नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है। उन्होंने बुलाया है, किस बुनियाद पे बुलाया है, क्या नोटिस दिया है, उसमें जाकर हम उसमें एसेट बियॉन्ड मींस का तो इख्तियार है नैब के पास। कोई भी शख्स जो कि किसी ऑफिशियल पोजीशन पर है या किसी के पास कोई ऐसा इख्तियार है जिससे वो इख्तियार को इस्तेमाल कर कर पब्लिक एक्सचेकर के ऊपर असरअंदाज हो सकता है, नैब उसे बुला सकता है। राइट। तो लिहाजा जिसको बुलाया है उनको पेश होना चाहिए। अगर कोई कॉन्क्रीट चीज़ सामने आएगी तो उसके ऊपर एक्शन भी ले लिया अच्छा, इसी बात के ऊपर अपोजिशन बड़ी दिल बर्दाश्त होती है। हमारी इंक्वायरियाँ होती हैं, हमें जेल में डाल देते हैं, उधर इंक्वायरियाँ शुरू होती हैं और उधर जेल में कोई नहीं जाता, सिवाय अलीम खान साहब के और एक आधे और केस के अलावा और कोई नहीं जाता। जहांगीर खान तरीन साहब को भी एनआरओ दे दिया है और बहुत सारे और लोग हैं जिनको आपने साइड पे कर दिया। कियानी साहब का नाम लिया, जफर साहब का नाम लिया, द लिस्ट गोज ऑन, नदीम बाबर साहब का। सो क्या ऑपोजिशन का ये शिकवा कि नैब की इंक्वायरी में हमें डाल देना जेल में, या रेफरेंस के टाइम पर जेल में डाल देना, और ऑपोजिशन के खिलाफ जो चीज़ मुहिम बनाई जाती है वो बेसिकली सियासी पर्पसेस के लिए यूज़ हो रही है, इस दावे के अंदर कोई दमखम नजर आता है? देखें, ये एक पॉलिटिकल रिहॉटिक है उनका, इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। बुनियादी चीज़ क्या है? बुनियादी चीज़ ये है कि यही नैब था, यही नैब का कानून था, लेकिन अकाउंटेबिलिटी जो है इस मुल्क का मसला ही नहीं था। क्योंकि ना जो पार्टी इक़्तिदार में होती थी, चाहे वो पीपल्स पार्टी थी, उसके अपने केसेस थे। पीएमएलएन ऑपोजिशन में थी 5 साल, इनके अपने केसेस थे। इस तरह पीएमएलएन इक़्तिदार में आई तो पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन में चलेगी। तो दोनों का एक मुकमुका था, एक सेटलमेंट थी, एक अंडरस्टैंडिंग थी कि हमने करप्शन के ऊपर बात नहीं करनी, क्योंकि दोनों के हाथ उससे रंगे हुए थे। इस अकाउंटेबिलिटी को रेलेवेंट किसने बनाया, इसके ऊपर बात बारहा किसने की, आवाम को इसकी तरफ किसने अट्रैक्ट किया, जिस पर आवाम का ये मुतालबा बना लोगों का कि भाई जो करप्ट हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। और 1,70,00,000 वोट पीटीआई को मिले हैं इस बुनियाद के ऊपर। अब आप आ जाएं कि उसका अमल जो है वो हमारे ऊपर कैसे होता है। मुझे आप ये बताएं कि पीएमएलएन पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में किसी काउंसलर के खिलाफ कभी इंक्वायरी नहीं हुई थी। यहाँ तो एक ऐसी समझदार आग थी इनके पास, कभी वो नंदीपुर लग जाती थी, कभी वो एलडीए की बिल्डिंग में मेट्रो के रिकॉर्ड को लग जाती थी, कभी वो सिंध के सेक्रेटेरिएट के अंदर रिकॉर्ड को आग लग जाया करती थी। इस दौर में ना तो आग लग रही है। हाँ, जो चीज़ें सामने आती हैं, इर्द गिर्द आती हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उनके ना सिर्फ उनके ऊपर इंक्वायरीज़ कराई, पूरे पूरे कमीशन बनाए, कमीशन बनाकर उनके ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर इदारे कार्रवाई कर रहे हैं। अब आप ये देखें कि चाहे पेट्रोलियम का मामला हुआ, उसमें जो लोग उनको लगे ज़िम्मेदारान को फौरी तौर पे पोजीशन से हटाया गया, अब वो इदारों के पास हैं, चाहे एफआईए है, दीगर इदारे हैं, वो उनको देख रहे हैं। जहांगीर तरीन का जो मामला सामने आया वो सिर्फ एक जहांगीर तरीन का नहीं है शुगर का, उसमें शरीफ खानदान भी है, 21 शुगर मिलें और हैं। पूरा सिस्टम एक्सपोज हुआ जो कई दहाइयों से चल रहा था, और शरीफ खानदान इस मुल्क के अंदर सियासत में आकर शुगर मिलने लगाने वाला पहला खानदान सियासी शरीफ खानदान है। उसको फॉलो किया आसिफ अली जरदारी ने किया, 11 शुगर मिलें बना ली, उनके ऊपर कार्रवाई हुई, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से हुई, जाली अकाउंट्स के हवाले से हुई। ये अभी जो 33 अरब रुपए जरदारी साहब से जमा हुए हैं, उनकी जेबें लूट मार से इतनी भरी हुई हैं, ये 33 अरब तो चलते चलते जेबों से बाहर निकल आएंगे जलते जलते। आपने तो 200 अरब की 500 अरब रुपए से ज्यादा की करप्शन। आपने तो 200 अरब के भी वादे किए हुए थे कि हम हुकूमत में आएंगे, 100 रुपया आईएमएफ के मुंह पे मारेंगे, 100 रुपया जो है 100 अरब रुपया वो हम इधर तरक्की पे लगाएंगे। अनिका, हमारे मुल्क के अंदर एक सिस्टम है, एक निज़ाम है, अदलिया है, इदारे हैं। अगर आपने आज पैसे निकलवाने हों इनके साथ, तो आपके पास बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जो कि फिर आप कहेंगे कि वो अबव द लॉ है, वो अबव द बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, वो आइन से मावराए आइन ऐसी चीज़ें हैं। हम वो नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारा सिस्टम भी इम्प्रूव हो, सिस्टम भी हमारा जो है वो मजबूत हो। अब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स के अंदर मैं आज आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मरियम सफदर ने अपीलें दायर की, नवाज शरीफ साहब को मुल्क से भगा दिया, उनको वापस बुलाने के लिए तैयार नहीं है, उनको वापस एनआरओ की शक्ल में लाना चाहती हैं। आप लोगों की इजाज़त से, मैं बाद में आता हूँ उस पर, एनआरओ की शक्ल में वापस लाना चाहती हैं। अपना मामला क्या है? 5 अल्तवाएं, 6 अल्तवा उनका वकील ले चुका है। आज अदलिया जज साहबान को यह कहना पड़ गया वकील साहब को कि अगर आप इतने ही लागर हैं, इतने ही बीमार हैं, इतने ही कमज़ोर हैं, हम आपको यहाँ पर कुर्सी दे देते हैं,
हम आपको यहाँ पर 4 पाई बेड दे देते हैं, आप लेट के दलाइल दें, लेकिन इस केस को शुरू तो करें, इन अपीलों को चलाएं तो सही। ये वो अपीलें हैं जो इन्होंने फैसलों के खिलाफ खुद अदालतों में दायर की हैं। राइट। अब उनको खुद नहीं चलने देना चाह रहे, खुद इल्तवाए ले जा रहे हैं। तो ऐसा सिस्टम को इन्होंने बाद में मफलूज करते हैं। अब शहबाज शरीफ का जो 7 अरब का टीटीज़ का केस है, उसमें 100 से ज़ायद गवाहान हैं। सिर्फ अभी 14 गवाहान के बयानात कलमबंद हुए हैं और वकला इनके जो हैं उनके साथ कई दिन कई तारीखों पे जरा करते हैं। आपके इल्म में है कि जो हमारे साबका भी FIA के जो हेड थे उनके वाजिद ज़िया से नवाज शरीफ के दौर में जो नवाज शरीफ का पनामा केस था, GIT के जो हेड थे 64 दिन ख्वाजा हारिस ने जरा की थी, 64 डेज। क्योंकि इनका तरीका है, इनको पता है कि इसको लिंगर ऑन करो सिस्टम को, ताकि अकाउंटेबिलिटी केसेस सिस्टम को सही मैंने तो नहीं करना ना फारूक साहब, तो हम कर रहे हैं, यू हैव टू डू इट। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट से हुक्मनामा मिला, हमें सुप्रीम कोर्ट से हुक्मनामा मिला कि आप जो है वो नैब की अदालतों में इजाफा करें, नैब के जजेस आप लगाएं। आप ये देखें कि अभी 30 कोर्ट्स जो हैं वो नहीं बनाई जा रही हैं, उनमें जजेस आ रहे हैं, उनको पूरा जो हमें एक सिस्टम चाहिए होता है वो फराहम कर रहे हैं। सिर्फ आपके इल्म में होना चाहिए, जो लाहौर में एहतसाब अदालत में जो जज साहबान केस सुन रहे थे, अभी एक साहब का चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो रिटायर हुए हैं, अभी रिटायर हुए हैं, उनकी ट्रांसफरिंग हो गई। चले बेंच टूट, मेरा फिर भी सवाल ये आता है, आपने कहा हम आएंगे, हम इस सिस्टम को तब्दील करेंगे, मामला इस कदर ख़राब है कि सिस्टम में से बदबू आ रही है। आप आए, 3 साल गुजर गए, आप लोगों ने पार्लियामेंट में बजाय ये कि आप सिस्टम सही करने के ऑपोजिशन को भी ऑन बोर्ड लाएं कि ये वाली चीज़ें तो करनी है, वो भी कहते थे एहतसाब ब्यूरो का रिफॉर्म्स लेकर आए, वो भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करते थे। आप लोग कंसेंसस नहीं बिल्ड कर सके 3 सालों के अंदर, व्हाई इज दैट? देखें कंसेंसस कहाँ बिल्ड होते हैं? कंसेंसस बिल्ड होते हैं महज़ब माशरों में। कंसेंसस वहाँ बिल्ड होते हैं जहाँ पर किसी एक फरीक के हाथ करप्शन से ना रंगे हों। यहाँ पर तो अपने मुफाद हैं। अब मुझे आप ये बताएं कि नैब लॉ को मुशर्रफ दौर का बना हुआ है, अब इस लॉ को तो PML पीपल्स पार्टी ने कहा था कि हम ठीक करेंगे, ये कहते थे काला कानून है। इन्होंने ठीक क्या करना था, ये 34 शिक्कों का NRO ले आए। आप ही कर लें, सुन लेना, मैं आपको बताता हूँ हम अब कैसे करेंगे। 34 शिक्कों का NRO ले आए, कहते हैं जी 5 साल बाद जिस शख्स को सजा हुई है नैब से चोरी के ऊपर, वो सर्टिफाइड करप्ट साबित हो गया है, 5 साल बाद वो इलेक्शन लड़ने का अहल हो जाएगा। पता नहीं कौन सी ड्राई क्लीनरी से वो गुजर के आएगा, अहल हो जाएगा। इसके बाद जिस शख्स ने 1 अरब से नीचे की करप्शन की है, वो तो करप्शन ही नहीं वो समझते, वो कहते हैं चाहे वो एहसन इकबाल है चाहे कोई और है, उसको NRO दे दो। वो 34 की 34 शिक्कें NRO थी, उसका मतलब था नैब को बंद कर दें। नैब को कहाँ ठीक करने की ज़रूरत है? नैब के प्रोसिक्यूशन के निज़ाम को मजबूत करने की ज़रूरत है। नैब का जो बेजा हमारी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर खौफ है, उसका पूरा एक फ्रेमवर्क ठीक करने की ज़रूरत है कि किस स्टेज के ऊपर आप ब्यूरोक्रेसी को पूछ सकते हैं। तो क्या कि ब्यूरोक्रेसी इनिशिएटिव ले, वो भी इनिशिएटिव नहीं लेते। आप और मेरे दरमियान हम प्राइवेट कोई बिज़नेस कर रहे हैं, हमारा किसी सरकारी खर्च से कोई ताल्लुक नहीं है, नैब उसके ऊपर भी जाकर कॉग्निजेंस ले लेती है। उसके अलावा हमारे पास सिविल लॉज मौजूद हैं, वहाँ पर जाकर आप केसेस कर सकते हैं। तो हम तो नैब के कानून को मजीद रिफाइंड करके बेहतर करके मजबूत करना चाहते हैं। यही जरा कान इधर से पकड़ लें या उधर से पकड़ लें, बात तो एक ही है। शायद खान अब्बास साहब भी तो यही कह रहे हैं कि नैब जो है वो चला रहा है मुल्क, हुकूमत नहीं चला रही, नैब चला रहा है। शायद खान अब्बासी का तो देखें, ये जो लोग कमेंट्री करते हैं ना, इन सब ने गाजरें खाई हुई हैं, इन सब का पेट दर्द कर रहा है। इनका मसला ये है कि ये वो लोग हैं जो अपनी ही चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर चीज़ें जो लिखते हैं ना, उनसे मुकर जाते हैं। ये नैब लॉ भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा हुआ था, इन्होंने बदलना था। इन्होंने ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट से वोटिंग करानी थी सेनेट की, राइट, वो उससे मुकर गए थे। और मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता, 2015 में 21वीं तरमीम पे नवाज शरीफ ने बात की थी ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट की। 2018 में जब ये अदम एतमाद लेकर आए चेयरमैन सेनेट के खिलाफ, जब इनको नाकामी हुई, उस वक्त भी एहसन इकबाल ने कहा कि हम ओपन एंड ट्रेसेबल करवाएंगे। लेकिन जब हमने अमली इकदाम लिया तो इन्होंने जो है वो गिड़गिड़ की तरह रंग बदल लिया। फिर वहां बात आ जाती है कंसेंसस डेवलप करना। पार्लियामेंट पिछले कुछ अरसे के अंदर वो मुझे आप ये लड़ाई की सूरत हाल पेश कर, गालियां तक सुनने को देखें। बुनियादी चीज़ क्या है, हम इन्हें क्या कहते हैं? हम इन्हें ये कहते हैं कि ऐसे इश्यूज़, जिन इश्यूज़ के ऊपर आप समझते हैं कि ये मसाइल हैं, आए बैठकर इसके ऊपर कंसेंसस बिल्ड कर लेते हैं। वज़ीर आज़म साहब ने ये कहते थे जी कि वज़ीर आज़म हमें दावत नहीं देते। वज़ीर आज़म ने ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली इनको खड़े होकर दावत दी कि आए बैठकर आपकी जो तजावीज़ है उनको हम सुनने को तैयार हैं। इलेक्शन रिफॉर्म्स पे बात करते हैं,
अब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर एपीसी वो करना चाहते हैं, आगे जितनी एपीसी इन्होंने की हैं उसका कोई नतीजा निकला? ठीक है। इन्होंने पीडीएम की एपीसी की, खुद आज पीडीएम के एजेंडे से ये पीछे हट गए हैं, पीछे भाग गए हैं, सिर्फ और सिर्फ धांधली का शोर मचाते हैं, रिफॉर्म्स नहीं करना चाहते। 2017 में इन्होंने कंसेंसस कहते हैं ना, हमने 2017 में कंसेंसस से इलेक्शन एक्ट 2017 पास करवाया, उसके अंदर क्या ऐसी चीजें थी जिससे धांधली रोक लेते? कोई एक चीज नहीं थी। अच्छा, अभी आज हम ईवीएम, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कैबिनेट में ब्रीफिंग ली है, हम इन्हें कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो हैं वो दुनिया के 20 ममालिक में इस्तेमाल हो रही हैं, आप आए, ये एक स्टैंड अलोन मशीन है, इसका पूरा रिकॉर्ड रखा जा सकता है। अगर आपका ठप्पा माफिया से कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगर आप बैलेट पेपर डब्बे उठाने में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आप ईवीएम से क्यों भाग रहे हैं? आप वो 29 अरब डॉलर जो आपको बाहर ओवरसीज पाकिस्तानी बैठ के भेज रहे हैं, उनके पैसे आपको अच्छे लगते हैं, लंदन में बैठ के आपको पोलो मैच देखना अच्छा लगता है, लेकिन आप ओवरसीज को वोटिंग राइट देने को तैयार नहीं है, तो ये दोहरा मेयार तो नहीं हो सकता ना।